हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लॉर्ड बैरन। आज हम लॉर्ड बैरन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। इट मींस लाइफ एंड वर्क से आधारित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे सारे आज हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। और ये लॉर्ड बैरन पे हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद में आपका एक सेकेंड पार्ट और आएगा जिसमें लॉर्ड बैरन के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे वे सारे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन कौन थे, ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या था और इनका काम क्या था, ये किस एज के राइटर थे, किस एज के पोएट थे, इसके बारे में समझ लेते हैं। अबाउट द ऑथर जॉर्ज गॉर्डन बैरन। पूरा नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, जॉर्ज गॉर्डन बैरन। ये क्या थे? सिक्स्थ बैरन बैरन थे, ठीक है। इज कॉमनली नोन एज लॉर्ड बैरन। इनको हम लॉर्ड बैरन के नाम से ज्यादा जानते हैं। जब आपके सिलेबस में राइटर के तौर पे ये दिए जाते हैं तो ये लॉर्ड बैरन के टाइटल के साथ में लिखे होते हैं। He was a prominent British poet and one of the leading figures of the romantic movement. रोमांटिक मूवमेंट के जितने भी लीडिंग फिगर हैं, यानी कि जितने भी पोइट्स हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, ठीक है ना, इनके बाद में पी.बी. शैली। तो पी.बी. शैली के काफी क्लोज फ्रेंड रहे थे, ठीक है ना। ये भी क्या थे कि बहुत बड़े रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक लिटरेचर ड्यूरिंग द अर्ली 19th century. His life, work, social status, writing style and themes have had a lasting impact on English literature. Among his best known works are lengthy narratives डॉन जॉन, ठीक है ना, इनकी जो लेंथी नरेटिव पोएम है डॉन जॉन, जो कि सटारिकल वर्क भी है, एंड चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये भी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये। इसमें सेमी ऑटोबायोग्राफिकल चीजें आपको देखने की मिलती है। एंड मैनी ऑफ हिज शॉर्ट लिरिक्स, ये इनके शॉर्ट लिरिक्स का एक कलेक्शन है, हैब्रू मेलोडीज। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्क है इनके, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं इनकी लाइफ के बारे में कि इनकी लाइफ में आखिर क्या क्या हुआ था, इनकी लाइफ किस तरीके से ग्रोथ की थी। तो जॉर्ज गॉर्डन बैरन वाज बोर्न ऑन जनवरी 22, 1788, ठीक है ना। 22 जनवरी 1788 को ये होल्थ स्ट्रीट लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे। बैरन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ कैप्टन जॉन बैरन। इनके फादर का नाम क्या था? जॉन बैरन, कैप्टन जॉन बैरन, जिनको हम जैक या फिर मेड जैक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े एल्कोहलिक थे, यानी कि शराबी थे। एंड हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन गॉर्डन। कैथरीन गॉर्डन वाज हिज मदर्स नेम, यानी बैरन की माँ का नाम क्या था? कैथरीन गॉर्डन। इनके फादर का नाम क्या था? जॉन बैरन, मीन टू से जैक, ठीक है ना। ये कैथरीन गॉर्डन कौन थी? आयरस ऑफ गेट ईस्टेट, गेट ईस्टेट, गेट ईस्टेट इन स्कॉटलैंड, यानी गेट ईस्टेट नाम की जो प्रॉपर्टी थी उसकी ये आयरस थी। ही इनहेरिटेड हिज टाइटल, ये जो टाइटल हमने दिया है, जो भी पढ़ा है, ठीक है ना, वो टाइटल इन्होंने कहां से लिया था ये भी पूछा जा सकता है। सो ही इनहेरिटेड द टाइटल बिकमिंग द सिक्स्थ बैरन बैरन। ये सिक्स्थ बैरन बैरन इनका नाम कैसे पड़ा? तो ये पड़ा था, इनके एक ग्रेट अंकल थे जिनका नाम था विलियम, विलियम द फिफ्थ बैरन ऑफ बैरन। तो इनकी जब डेथ हो गई थी 1798 में, तब इनकी उम्र कितनी थी? केवल 10 ईयर्स थी। तब इनका नाम पड़ गया था जॉर्ज गॉर्डन बैरन, सिक्स्थ बैरन बैरन, ठीक है, याद रखिएगा। तो व्हेन बैरन्स ग्रेट अंकल हु वाज पोस्टमाउसली लेबल्ड एज विकेड, इनके जो अंकल थे, इनकी मृत्यु के बाद में इनको विकेड लॉर्ड बैरन के नाम से जाना गया, ठीक है। इनके फादर जो थे, ठीक है ना, उनको मेड जैक के नाम से जाना जाता था। He was dead on 21st May 1798. The 10 years old boy became the sixth Baron, Baron of Rockdale. याद रखना ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं बट इंपोर्टेंट हैं। And he inherited the ancestral home, New Stead Abbey. New Stead Abbey जो ये प्रॉपर्टी थी ये इनको मिल गई थी नॉटिंघमशायर में। नेक्स्ट, बैरन वाज बोर्न विद डिफॉर्म फुट। डिफॉर्म फुट का मतलब होता है क्लब फुट। क्लब फुट मतलब जिन ऐसे लोग जिनके पैर इस तरीके से यूं मुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अपंग पैदा हुए थे एक पैर से। which he considered a lifelong source of physical and emotional insecurity.
अब किसी के पैर मुड़े हों, पैर खराब हो, तो वो तो लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटी में रहेगा ही ना। दैट इज वाई ही डेवलप्ड एन एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू हिज लिम्बलेस एंड इट वाज अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ शेम टू बेरन। इनके पैरों का खराब होना इनकी जिंदगी के लिए एक अभिशाप था, जिसके कारण ये पूरी जिंदगी भर शर्मिंदगी में जीते रहे। इन्होंने इसको कंसील करने की काफी कोशिश की, बट ये चीज कहाँ किसी से छुपती है, ठीक है ना। तो हिज फादर कैप्टन जॉन मेडजॉक बेरन वाज एन एल्कोहलिक हु स्क्वेंडर्ड द फैमिली फॉर्च्यून। जैसा कि मैंने बताया कि जो कैप्टन जॉन थे यानी इनके फादर थे, उनको मेडजैक के नाम से भी जाना जाता था, और ये काफी बड़े शराबी थे, और इन्होंने अपनी जो भी फॉर्च्यून थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो ज्यादातर उड़ा दी थी, शराब में उड़ा दी थी। नेक्स्ट, बेरन रिसीव अर्ली फॉर्मल एजुकेशन एट एबरडन ग्रामर स्कूल। शुरुआती तौर पे इन्होंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली थी वो एबरडीन ग्रामर स्कूल पे ली थी। 1798 में स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना, सॉरी 1798 तक ली थी, अंटिल हिज मूव बैक टू इंग्लैंड एज 10 ईयर्स बॉय, जब तक के 10 साल के नहीं हो गए और इंग्लैंड नहीं चले गए। यानी का मतलब इंग्लैंड जाने से पहले 1798 तक इन्होंने एबरडीन ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की, और अगस्त 1799 में इन्होंने डॉक्टर विलियम क्लेनी का एक स्कूल था, उस स्कूल में एडमिशन ले लिया, जो कहां पर था, डलविच में था। नेक्स्ट, फ्रॉम 1801 टू 1805 यानी 1801 से लेके 1805 तक बेरन ने अपनी जो एजुकेशन थी हैरो स्कूल में, ठीक है ना, हैरो स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद में अक्टूबर 05 यानी 1805 में इन्होंने ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया। याद रखिएगा इस चीज को। दो ही वाज एन इंडिफरेंट स्टूडेंट। अब इंडिफरेंट क्यों थे? इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि ये थोड़े अपाहिज थे और इनसिक्योरिटी से ग्रस्त थे। दैट इज वाई ये अलग तरीके के स्टूडेंट रहे थे। देयर ही मेट एंड फॉर्म अ क्लोज फ्रेंडशिप विद द यंगर जॉन एडल्स्टन। देखिए ये जो नेम है, ये नाम एक इनके फिलो यानी स्कूल फिलो का है। इनके साथ में इनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप ग्रोथ हुआ था, एक तरीके से होमोसेक्सुअल रिलेशन था इनका, ठीक है, आप याद रखना इस चीज को। बेरन स्पेंट 3 इयर्स एट ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। बेरन ने यहाँ पर 3 साल गुजारे, याद रखना। एंगेजिंग इन सेक्सुअल एस्केपेड्स, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग एंड गैम्बलिंग। ये कुछ शौक थे इनके, ठीक है ना, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग और गैम्बलिंग। इसके बाद में इन 1806 बेरन हैड हिज अर्ली पोएम्स प्राइवेटली प्रिंटेड इन अ वॉल्यूम एंटाइटल्ड फुगेटिव पीसेस। इनकी शुरुआती पोएम्स 1806 में प्राइवेट तौर पर पब्लिश की गई फ्यूगेटिव पीसेस के नाम से। एंड दैट सेम ईयर ही फॉर्म एट ट्राइनिटी दैट वाज टू बी अ क्लोज लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद जॉन केम होबहाउस। इसके बाद में इनकी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई किसके साथ में? जॉन केम होबहाउस, हु स्टेड हिज इंटरेस्ट इन लिबरल विगिज्म। विगिज्म का मतलब है ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इस पार्टी में इनका इंटरेस्ट जगाया इस कैंडिडेट ने, ठीक है, याद रखना। जिनका काफी क्लोज फ्रेंड बना। ही एम्बार्क्ड ऑन ग्रांड टूर यूरोप फ्रॉम 18। ये क्वेश्चन आया था कि इन्होंने यूरोप का टूर कब किया था, तो 1809 से 1811 तक इन्होंने कई टूर किए, जिसमें इन्होंने पोर्टुगल, स्पेन, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, इन सारी जगहों पर घूमा। और ये जो जर्नी थी, इस जर्नी का इनके राइटिंग करियर पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा था। जाहिर सी बात है, जब हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं वो हमें ध्यान में आती हैं और हम उन पर रिसर्च कर सकते हैं। बेरन हैड अ क्लोज फ्रेंडशिप विद फिलो रोमांटिक पोएट पर्सी बिशे शेली। जैसा मैंने आपको बताया कि शैली क्या थे, शैली एक बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी पोएट थे। इनके अंदर रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट मानी जाती है, क्रांतिकारी भावना। तो बेरन के अंदर भी एक क्रांतिकारी भावना थी। बेरन तो ऐसी जंग में उतर गए जिस जंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। तो इनके काफी क्लोज फ्रेंड थे ये। एंड बोथ लिव्ड इन स्विट्जरलैंड। और ये उस समय की बात है जब स्विट्जरलैंड में थे ये, ठीक है ना। बेरन और पीवी शैली दोनों स्विट्जरलैंड में थे ड्यूरिंग द समर ऑफ 1816, 1816 की समर में। और 1816 की समर में ही जो मैरी शैली थी, याद रखिएगा, मैरी शैली यानी कि पीवी शैली की वाइफ, ही रोट हर फेमस नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन। 1816 में इनका नोवेल लिखा गया था फ्रैंकेनस्टाइन, जो वर्ल्ड फेमस है।
अभी बैरन ने अपनी एक पोएम लिखी थी डार्कनेस, याद रखिएगा डार्कनेस, ठीक है ना, और एक लिखी थी द प्रिजनर ऑफ चिलन, ठीक है। ये सभी याद रखना है आप लोगों को, छोटे छोटे पॉइंट है बट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करें सोशल स्टेटस क्या है। तो आपको बताइए कि बैरन जो थे एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, काफी पैसे वाले थे, इनके पास बहुत ज्यादा फॉर्च्यून था। तो बैरन वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी, देखिए ये एक हायर अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेंबर थे बैरन। पीवी शैली हायर अरिस्टोक्रेटिक के मेंबर नहीं थे, बट अरिस्टोक्रेटिक यानी जूनियर अरिस्टोक्रेटिक फैमिली हम उसे बोल सकते हैं, बैरन से थोड़े कम। And his social status was relatively high. However, his personal life was marked by a controversy and scandal. अब पर्सनल लाइफ में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे जिनमें कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसके कारण ये बदनाम भी रहे थे। He had numerous love affairs, काफी सारे लव अफेयर्स थे, and was often involved in various scandals, including his separation from wife, ठीक है ना, एनाबेला और बिल बैंक की, ये इनकी वाइफ है, इनसे इनका जो सेपरेशन था वो 1816 में हो गया था। बैरन्स सोशल स्टेटस वाज फर्दर एलिवेटेड बाय हिज लिटरेरी सक्सेस एंड ही बिकम अ प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन लंदन लिटरेरी एंड सोशल सर्कल, ठीक है ना। जब ये एक अच्छे पोइट बन गए उसके बाद में इनका जो स्टेटस था वो और ज्यादा बढ़ गया, हालांकि पहले से भी इनका स्टेटस काफी अच्छा था। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा मैंने आपको बताया कि पीवी शैली वाज अ रिवॉल्यूशनरी पोएट, पीवी शैली के ये फ्रेंड थे, एक दूसरे पर इम्पैक्ट हो था ही, तो इनका ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये उस वार में सम्मिलित हुए, ठीक है ना। उस वार में ग्रीक लोग थे उनको बहुत सपोर्ट किया। तो बैरन्स सपोर्ट फॉर द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ओटोमैन एम्पायर, ओटोमैन एम्पायर के खिलाफ इन्होंने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भाग लिया। एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लीगेसी, इसके बाद में तो इनकी जो बोल सकते हैं भूमिका थी जिंदगी जीने की वो बिल्कुल चेंज हो गई। क्यों? ही बिकम डीपली इन्वॉल्व इन द ग्रीक कॉज, यानी कि ग्रीक कॉज का मतलब है ग्रीक के जो ग्रीक का अच्छा था, यानी ग्रीक के भले के लिए इन्होंने काफी सारा इन्वॉल्वमेंट किया। एंड यूज हिज ऑन फॉर्चून, और अपना धन वगैरह जो भी था जो वो दे सकते थे उसके रिबेल्स के सपोर्ट में लगा दिया। ही जॉइन द ग्रीक रिबेल्स एंड डेड ऑफ फीवर इन मिसलोंगी, ग्रीस में ही इनकी डेथ हो गई, इनको फीवर आ गया था 1824 में, ठीक है, तब इनकी डेथ हो गई। और उस समय पर इनकी जो एज थी वो मात्र 36 ईयर थी। हिज एफर्ट्स टू सपोर्ट द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड हिज सब्सिक्वेंट डेथ, यानी कि ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए इनका सपोर्ट करना और उसके अंतर्गत ही इनका मर जाना, इस कारण से ये क्या बन गए, नेशनल हीरो बन गए, ग्रीस में नेशनल हीरो ये माने जाने लगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इनका लिटरेरी इन्फ्लुएंस और लिटरेरी स्टेटस क्या रहा था। तो बैरन वाज हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर, बैरन की एक ऐसी लिटरेरी हिस्ट्री रही है कि उनसे कई सारे लोग प्रभावित रहे हैं, आज भी मॉडर्न डे में अभी लोग उनसे प्रभावित हैं, ठीक है ना। वे भी बहुत सारे लोगों से प्रभावित रहे थे। तो फिगर इन द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट एंड हिज वर्क हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट पोएट्स एंड राइटर्स। हिज क्रिएशन ऑफ द बैरोनिक, सबसे पहले तो इनका जो बैरोनिक हीरो है ये आपको बाद के बहुत सारे नॉवेल्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इट हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, दिस कैरेक्टर टाइप मार्क बाय रिबेलियन, ये बैरोनिक हीरो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, रिबेलियन, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ये अपना आंतरिक परीक्षण कर सकता है, ठीक है ना, आंतरिक अवलोकन कर सकता है। एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, और ये ऐसे जटिल स्वभावों से भरा हुआ है जो आपको बाकी के और राइटर्स हैं जैसे कि इमिली ब्रोनेट है, ठीक है ना, फियोडोर दोस्तोयेव्स्की है, और बाद बाकी के जो अभी मॉडर्न राइटर्स हैं उनमें अभी आपको ये जो बैरोनिक हीरो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बैरोनिक हीरो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है, इसलिए लिटरेचर में काफी सारा इन्फ्लुएंस डाला है दूसरे राइटर्स पर, दूसरे पोइट्स पर। तो लॉर्ड बैरन वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट एंड सटायरिस्ट, ये ब्रिटिश रोमांटिक पोइट के साथ साथ में एक सटायरिस्ट भी थे। whose poetry and personality capture the imagination of Europe। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि वे जो फेमस हुए हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ठीक है ना, जिसको
1812 से लेकर 1818 तक पब्लिश किया गया था। पहली बार 1812 में पब्लिश किया गया था एंड लास्ट वन 18 में, ठीक है, कंप्लीट किया गया था। एंड इज मेनी लव अफेयर्स ही इज परहैप्स बेटर नॉन टुडे फॉर द सटायरिक रियलिज्म ऑफ डॉन जॉन। यानी ये तो फेमस था ही वर्क इनका, बट डॉन जॉन एक सटायरिकल रियलिज्म है जिसको 1819 से 1824 तक कंटिन्यूअसली ये लिखते रहे थे, इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, ये इनका लिटरेरी इन्फ्लुएंस और लिटरेरी कैरियर हिस्ट्री मान सकते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग स्टाइल इनकी कैसी थी? तो बैरन्स राइटिंग ऑफर इंक्लूड अ सेंस ऑफ ड्युअलिटी एंड एम्बिग्युइटी, ठीक है ना। ड्युअलिटी एंड एम्बिग्युइटी मतलब दोनों तरीके की दो राहें से लिखते थे और अस्पष्टता झलकती थी कि इसमें आकर है क्या, दिखाया क्या जा रहा है। ही कैन बी बोथ सटायरिकल, वो सटायरिकल भी माने जा सकते हैं और सिंसियर भी माने जा सकते हैं। रोमांटिक और सिनिकल दोनों तरीके से माने जा सकते हैं। सीरियस एंड ह्यूमरस दोनों तरीके से उनके वर्क्स को आप पढ़ सकते हैं। दोनों चीजें आपको मिलती हैं, सटायरिकल, सिंसियर, रोमांटिक, सिनिकल, सीरियस और ह्यूमरस, मतलब मिला जुला इसमें देखने के लिए मिलता है, ड्युअलिटी मिलती है। His poems frequently feature the use of vivid and sensuous imagery। इनकी पोएम्स में आपको सेंसुअस इमेजरी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना, और पावरफुल इमोशंस मिलेंगे जिसको रीडर एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, बैरन से यूज ऑफ द फर्स्ट पर्सन। बैरन की पोएम्स में, वर्क्स में आपको फर्स्ट पर्सन का नरेशन देखने को मिलेगा। इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि आंतरिक परीक्षण, जो आदमी अपने अंदर मनुष्य विचार करता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इंट्रोस्पेक्टिव स्टाइल मेक हिज वर्क डीपली पर्सनल। इसके कारण इनका जो वर्क था वो डीपली पर्सनल था और इंट्रोस्पेक्टिव था, ठीक है। ये इनकी राइटिंग स्टाइल रही है, आप इसको याद रखिएगा। कुछ वर्क्स को हम रेफरेंस में लेते हैं, जैसे चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ठीक है ना, ये मोस्ट पॉपुलर वर्क है इनका। ये क्या है? अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन 4 पार्ट्स। लॉन्ग नरेटिव पोएम है, 4 पार्ट्स में लिखी गई है। पब्लिश्ड बिटवीन 1812 1812 में और 1818 के बीच में इसको पब्लिश किया गया था। एंड इट इज ऑफन कंसीडर्ड द पोएम दैट मेड बैरन फेमस। ये वही पोएम मानी जाती है जिससे बैरन फेमस हुए थे। एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है ये, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव पोएम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो, जिसमें जो प्रोटोगनिस्ट है चाइल्ड हेरोल्ड, वो एक्सप्लोर करता है यूरोपियन लैंडस्केप को, ठीक है ना। अब ये यूरोपियन लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करता है। आपको मैंने बताया था कि 1809 से 1812 तक बैरन ने भी यूरोपियन कंट्रीज को काफी ऑब्जर्व किया है, काफी बार टूर पर गए हैं। ऑन हिज ऑन इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, तो ये एक तरीके से क्या है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है। नेक्स्ट, इसके लिए और ज्यादा पॉपुलर हुए वो वर्क है इनका डॉन जॉन, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। डॉन जॉन को 1819 और 1824 के बीच में लिखा गया कंटिन्यूअसली। ये लॉन्ग सटायरिकल पोएम है। कैसी है ये? सटायरिकल पोएम है, याद रखना इस चीज को। दैट टेल्स द एडवेंचर्स ऑफ इट्स इपोनोमियस हीरो डॉन जॉन। ये डॉन जॉन के जो भी स्ट्रगल हैं, एडवेंचर्स हैं, उनके बारे में बताता है। इट इज हाईली इनोवेटिव वर्क दैट ब्लेंड्स ह्यूमर, इसमें आपको ह्यूमर देखने के लिए मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, सोशल कमेंटेटरी देखने के लिए मिलेगी। जस्ट एज इट इज एन एपिक पोएम रिटन इन ओटवा रिमा। ये एक एपिक पोएम है जो ओटवा रिमा में लिखी गई है। एंड प्रेजेंटेड इन 16 कैंटोस, और इसमें टोटल 16 कैंटोस हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैरन्स प्ले मैनफ्रीड। मैनफ्रीड का पूरा टाइटल है अ ड्रामाटिक पोएम। मैनफ्रीड और ड्रामाटिक पोएम 1816 और 1817 इज अ क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा आपको पता है, क्लोजेड ड्रामा को सिर्फ हम रीड करते हैं, ठीक है ना, उसको स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते। ये क्लोजेड ड्रामा है। एंड अ काइंड ऑफ गोथिक फिक्शन, इसको गोथिक फिक्शन का एक अच्छा सा उदाहरण हम मान सकते हैं। दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ गिल्ट, रिमोर्स एंड द सुपरनैचुरल एलिमेंट जस्ट एज घोस्टी एनवायरनमेंट। ओके, सो he also wrote many shorter lyrics, जिनमें शामिल है आपकी शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये याद रखिए, बहुत पॉपुलर शॉर्ट लिरिक है, 1814 में पब्लिश की गई थी। एंड व्हेन वी टू पार्टेड 1817 में पब्लिश की गई थी। विच आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड इमोशनल डेप्थ, जिसमें ब्यूटी और इमोशनल डेप्थ आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चंस आएंगे इनकी थीम पर आधारित के बैरन की जो थीम है राइटिंग की वो कैसी कैसी है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना।
freedom and individualism. तो बेरन्स पोएट्री फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेसेस अ लॉन्गिंग फॉर पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपकी पोएट्री देखने के लिए मिलती है. डिसडेन फ्रॉम कन्फॉर्मिटी, एंड ही वाज अ सपोर्टर ऑफ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर, which exemplifies his passion for national and individual liberty. मतलब पर्सनल और नेशनल दोनों तरीके की लिबर्टी उनको पसंद थी. ये उनकी पोएम्स में, इनके वर्क्स में आपको देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट, द सबलाइम एंड सुपरनेचुरल, इसके बारे में हमने अभी भी बताया आपको. तो मैनी ऑफ बेरन्स वर्क एक्सप्लोर द गॉथिक एंड सुपरनेचुरल घोस्टी एनवायरनमेंट, एम्फेसाइजिंग द मिस्टीरियस एंड अदर वर्ल्डली एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. देखिए बहुत सारे ऐसे वर्क है जिसमें मिस्टीरियस यानी सुपरनेचुरल एलिमेंट का यूज किया गया है. एक घोस्टी एनवायरनमेंट इन्होंने शुरू कराया है. नेक्स्ट है पैशन एंड इमोशन. तो ये तो भाई मोस्टली जितने भी रोमांटिक राइटर थे उनमें पैशन और इमोशन तो आपको देखने के लिए मिलता ही है. तो बेरन्स पोइट्री ऑफन डेल्व्स इनटू tumultuous realm of human emotions, exploring love, desire, jealousy and melancholy. एक्सोटिज्म, क्योंकि ये बाहर रहे थे तो जो फॉरेन चीजें हैं उनको एक्सप्लोर अच्छी तरीके से कर पाए. जैसे कि हिज ट्रेवल्स इन द मेडिटेरियन और ईस्ट डीपली इन्फ्लुएंस हिज वर्क इंट्रोड्यूसिंग एक्सोटिक सेटिंग, यानी जो फॉरेन सेटिंग है, फॉरेन ऑब्जर्वेशन है, वो करेक्टर्स और थीम्स इनटू हिज पोइट्री. तो ये हमारा बेरन की लाइफ एंड वर्क्स पे आधारित पहला पार्ट था. ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट था. इसके आगे हम जो बात करेंगे बेरन के सेकंड पार्ट में बात करेंगे, जिसमें इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम वहां से क्वेश्चंस को पकड़ सकें. ठीक है ना. चलिए, तो आज की इस क्लास में इतना ही. नेक्स्ट अगली क्लास में देखते हैं.